इटली के एकीकरण में काबूर एवं गेरिबाल्डी की भूमिका। काबूर काउंट कैमिलो डी काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के कुलीन परिवार में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक बार वह इंग्लैंड गया, जहां उसने संसदीय प्रणाली को बड़ी नज़दीक से देखा था और उसका विश्वास इस शासन प्रणाली में बड़ा दृढ़ हो गया था। 1847 ईस्वी में काबूर ने इलर्जिसार्जिमेंटो नामक समाचार पत्र निकाला। 1848 ईस्वी में पिडमांट को सांसद चुना गया। 1850 ईस्वी में वह वित्त एवं उद्योग मंत्री नियुक्त हुआ। बाद में 1852 ईस्वी में वह पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। काबूर जानता था कि कूटनीति एवं शक्ति दोनों की सहायता से ही ऑस्ट्रिया को बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही वह विदेशी सहायता की आवश्यकता को भी बड़ी अच्छी तरह समझता था। इटली के एकीकरण के लिए वह आर्थिक उन्नति और सैनिक शक्ति को आवश्यक मानता था। आंतरिक सुधार। काबूर ने पिडमांट की आंतरिक स्थिति में अनेक सुधार किए थे। उसने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली के आधार पर सार्डिनिया पिडमांट को भी एक वैधानिक राज्य बनाने का प्रयास किया था। उसने स्वशासन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया, साथ ही साथ प्रशासन को भी व्यवस्थित एवं सशक्त बनाया। काबूर ने पिडमांट सार्डिनिया की आर्थिक दशा में उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किया। उसने वैज्ञानिक माध्यमों से कृषि का विकास किया। उसने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया तथा यातायात की सुविधाओं के विकास के लिए अनेक कारखानों की स्थापना की और उन्हें सरकारी सहायता प्रदान की। काबूर ने राजस्व वसूली में वृद्धि तथा आर्थिक विकास के माध्यम से शीघ्र ही राज्य की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना दिया। इसने गिरजाघरों की भूमि पर कर लगाया, चर्च के अनेक विशेष अधिकारों को समाप्त किया। सैन्य सुधारों के अंतर्गत काबूर ने महत्वपूर्ण सीमावर्ती स्थानों की किलेबंदी की। ला मारमोरा नामक कुशल सेनापति के नेतृत्व में सेना का संगठन किया। उसने संसद के माध्यम से एक भारी धनराशि सैन्य व्यय हेतु निर्धारित की। काबूर ने नौसेना को भी सुदृढ़ता प्रदान की। इस प्रकार आंतरिक सुधारों के माध्यम से काबूर ने पिडमांट सार्डिनिया को अन्य राज्यों की तुलना में एक सक्षम और शक्तिशाली राज्य बना दिया था। काबूर की विदेश नीति। काबूर ने वैदेशिक संबंधों की ओर भी विशेष ध्यान दिया था। वह भलीभांति समझता था कि ऑस्ट्रिया को बाहर निकाले बिना इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है और किसी भी बड़ी यूरोपीय शक्ति के सहयोग तथा सहायता के बिना ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना संभव नहीं था। वस्तुतः वह मेजिनी के इस विचार से सहमत नहीं था कि इटली को किसी विदेशी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए काबूर ने अपनी विदेश नीति में इंग्लैंड व फ्रांस से निकटता बढ़ाने का प्रयास किया। इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होना तथा पिडमांट के शासक की अध्यक्षता में इटली को एकीकृत करना ही काबूर की विदेश नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। या इसकी विदेश नीति का यही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्रीमिया के युद्ध ने काबूर को इंग्लैंड और फ्रांस के साथ सहयोग करने एवं उसकी मित्रता स्थापित करने तथा उसका लाभ उठाने का एक अवसर दिया। क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 ईस्वी टर्की एवं रूस के मध्य हुआ था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने टर्की का सहयोग किया था। काबूर ने इस युद्ध में सम्मिलित होकर इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया, जबकि काबूर इस युद्ध और रूस व टर्की से कुछ लेना देना नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ कि इटली को इंग्लैंड की सहानुभूति एवं फ्रांस का सक्रिय सहयोग मिला। इसी सहयोग के बल पर काबूर ने ऑस्ट्रिया और से लोम्बार्डी का क्षेत्र प्राप्त किया और एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, जो आगे चलकर 1871 ईस्वी में पूर्ण हुई। इसलिए कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का जन्म हुआ। काबूर ने 1858 ईस्वी में पिडमांट की सीमा के निकट प्लॉम्बियर्स नामक स्थान पर फ्रांस के नेपोलियन तृतीय के साथ संधि की। इस संधि में नेपोलियन ने वचन दिया कि ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के लिए वह पिडमांट सार्डिनिया की मदद करेगा और तत्पश्चात लोम्बार्डी और वेनेशिया के क्षेत्र पिडमांट सार्डिनिया में सम्मिलित कर दिए जाएंगे तथा बदले में काबूर ने सेवाय और नीस का क्षेत्र फ्रांस को देने का वचन दिया। काबूर ने अपनी कूटनीति से 1860 ईस्वी के मध्य इटली के राज्यों परमा, सेडोना, मोडेना, टस्कनी आदि का जनमत संग्रह के माध्यम से विलय किया। नेपल्स एवं सिसिली के विलय के संदर्भ में भी काबूर की कूटनीति देखने योग्य है। वस्तुतः 1869 ईस्वी में गेरिबाल्डी ने नेपल्स और सिसिली के निरंकुश शासकों को पराजित कर उनके ऊपर अधिकार कर लिया। इसमें काबूर ने गुप्त रूप से गेरिबाल्डी का समर्थन किया।
जनमत संग्रह के माध्यम से नेपल्स और सिसिली का पिडमांट सार्डिनिया में विलय किया गया। इस तरह वेनेशिया और रोम को छोड़कर सारा इटली एकीकृत हो गया। फरवरी 1861 ईस्वी में विक्टर एमेन्युअल द्वितीय को इटली का विधिवत शासक घोषित किया गया और संसद में प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि रोम इटली की राजधानी होगा। इसके कुछ दिनों बाद ही जून 1861 में काबूर की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश संसद में काबूर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लॉर्ड पामस्टर्न ने कहा था, एक राष्ट्र के रूप में इटली काबूर की देन है। एक मृतप्राय राष्ट्र को उसने नया जीवन प्रदान करके ओजस्वी बना दिया। इस प्रकार कहना चाहिए कि काबूर आधुनिक इटली का स्वप्न दृष्टा ही नहीं वरन जन्मदाता भी था। गैरिबाल्डी। जूसेप गैरिबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। वह केवल इतना पढ़ सका था जिससे कि वह कोई पुस्तक पढ़ सके। उसका मानसिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी थी। उसका आरंभिक जीवन एक नाविक के रूप में व्यतीत हुआ। वह 10 वर्षों तक व्यापारिक जहाज़ों पर पर्यटन करता रहा। इन्हीं यात्राओं में उसका इटली के देशभक्तों और निवासियों से संपर्क हुआ और उनके संपर्क से उसके मन में इटली की स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। मैजिनी के संपर्क में आने के बाद गैरिबाल्डी उसके उच्चादर्शों से प्रभावित हुआ तथा यंग इटली का सदस्य बन गया। 1833 ईस्वी में उसने मैजिनी द्वारा संगठित नौसैनिक षड्यंत्र में भाग लिया। पकड़े जाने के बाद उसे मृत्युदंड की सजा दे दी गई, लेकिन वह किसी तरह जेल से भाग निकला और अमेरिका चला गया। 1854 ईस्वी में पुनः इटली लौटा। यहाँ उसकी भेंट काबूर से हुई। काबूर के विचारों से प्रभावित होकर गैरिबाल्डी ने अपनी सेवाएं पिडमांट सार्डिनिया के शासक को भेंट कर दी। यह गैरिबाल्डी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी अब वैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने राजतंत्रवादियों एवं स्वतंत्रतावादियों के मतभेदों को दूर करने, उनमें सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1860 ईस्वी में सिसिली की जनता ने बुर्बो वंश के फ्रांसिस द्वितीय को निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और गैरिबाल्डी से सहायता मांगी। गैरिबाल्डी ने यह शर्त रखी कि वे इटली और विक्टर एमेन्युअल के नाम पर विद्रोह करें। गैरिबाल्डी अपने प्रसिद्ध 1000 लाल कुर्ती वाले सैनिकों के साथ सिसिली पहुंचा और सिसिली पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी ने स्वयं को सिसिली का अधिनायक घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी पिडमांट का नेतृत्व त्याग कर इन राज्यों में गणतंत्र की स्थापना न कर दे, इसलिए काबूर और विक्टर एमेन्युअल द्वितीय ने गैरिबाल्डी से शक्तियां वापस करने की मांग की। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के पक्ष में अपने समस्त अधिकार और सेना विक्टर एमेन्युअल द्वितीय को समर्पित कर दी और सिसिली तथा नेपल्स के राज्यों का विलय इटली में हो गया। विक्टर एमेन्युअल द्वितीय ने गैरिबाल्डी को सम्मानित करने और उपलब्धियां देने का प्रस्ताव रखा। गैरिबाल्डी ने कहा था, देश सेवा एक स्वयं एक पुरस्कार है, मुझे कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए, स्वतंत्र इटली अमर रहे। इस तरह गैरिबाल्डी एक महान योद्धा एवं देशभक्त था। यह सच है कि सिसिली और नेपल्स को कोई गैरिबाल्डी ही जीत सकता था, क्योंकि उस समय किसी विदेशी सहायता की संभावना नहीं थी। इस तरह गैरिबाल्डी ने तलवार के बल पर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में एक सेनानायक की भूमिका निभाई। 1848 ईस्वी की क्रांति के समय गैरिबाल्डी ने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया विरोधी सार्डिनिया विद्रोह में भूमिका निभाई। साथ ही अपने रोमन गणतंत्र की स्थापना में असफल प्रयास में भी भूमिका निभाई। 1856 ईस्वी में गैरिबाल्डी काबूर से मिला तथा सार्डिनिया राजतंत्र के सेनानायक के रूप में जुड़ा। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली के प्रांत नेपल्स पर भी 1860 ईस्वी में अधिकार कर लिया और इसके पश्चात उसने रोम पर अधिकार करने की योजना बनाई। 1861 ईस्वी तक केवल रोम और वेनेशिया ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया से बाहर थे। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया एवं प्रशा के मध्य हुए सेडोवा के युद्ध में प्रशा की विजय हुई और इस युद्ध के पश्चात वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। प्राग की संधि के माध्यम से वेनेशिया भी इटली को दे दिया गया था।